नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है द इंडियन इंटरेस्ट, विदेश नीति पर हमारा विशेष कार्यक्रम। आसियान समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंच गए हैं। इस बीच फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर अमेरिका और भारत के साथ एक हो जाना, रजामंदी हो जाना एक बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। आसियान में एक्ट ईस्ट का नारा देकर नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि अब साउथ ईस्ट एशिया पर उनका फोकस बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक दौरा शुरू हुआ है, जहां वो G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इधर G20 में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं, जिसके पहले 4 रशियन वॉरशिप्स ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सीमा पर अभ्यास करने के नाम पर पहुंची है और G20 के एजेंडा पर यह चर्चा ज्यादा अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। कुल मिलाकर के 10 दिन के अपने विदेश दौरे में भारतीय विदेश नीति के कई नए अध्याय जोड़ सकते हैं हमारे नए प्रधानमंत्री। और आज द इंडियन इंटरेस्ट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देशों के साथ तरह तरह की बातें हो रही हैं। जानकारों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो मनोज जोशी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला सवाल जोशी जी मैं आपसे लूंगा। WTO में एक ब्रेक थ्रू हुआ, क्योंकि उसमें फूड सिक्योरिटी के बारे में अमेरिका ने हमारी बात मान ली। तो अब जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन होना है, क्या वो बहुत जल्दी हो जाएगा? और क्या G20 के पहले भारत ने ये काम सोच समझ कर किया ताकि एक मल्टीलैटरल फोरम पर बातचीत के लिए अच्छा माहौल बन सके? जोशी जी देखिए, मैं समझता हूं कि ये इसीलिए किया है कि मल्टीलैटरल फोरम में जो बातचीत चलने वाली है उसमें अच्छा माहौल बने, क्योंकि दुनिया भर में भारत की निंदा करी जा रही थी, क्योंकि पूर्व सरकार ने जो स्टैंड लिया था इस पे, उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो पहले तो उन्होंने भी उसी का समर्थन, पुराना स्टैंड लिया, पर फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा निगोशिएशन किया अमेरिका के साथ और फिर ये ब्रेक थ्रू सामने आया है। इसमें हमारे भी जो इंटरेस्ट हैं उनको अमेरिका कायम रखेगा। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा एक वातावरण बनेगा, क्योंकि हम दुनिया के सामने जा रहे हैं ऐसी आड़ पे कि हिंदुस्तान में निवेश हो, विदेशी निवेश हो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। पर अगर हम ये करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स होते हैं WTO जैसे, वहां पे लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हम वहां पे खाली ऑब्स्ट्रक्शन जो है रोड़ा पारे के लिए वहां पे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। आइए शशांक सर को यहाँ शामिल करें। आप इस पूरी यात्रा के बारे में ये हमको समझाने की कोशिश करें सर, कि इतने सारे देशों से कुछ बायलैटरल कुछ मल्टीलैटरल जो बातचीत चल रही है और एशिया पर जो फोकस है, और उधर चाइना के साथ अभी हमारे रिश्तों में बातचीत भी हुई, लेकिन सीमा के कुछ नए विवाद भी सामने आए। इसी वक्त राष्ट्रपति ओबामा वहां गए और क्लाइमेट चेंज पर उनके साथ एक करार में दस्तखत हो गए। बात यह है कि भारत उसको नहीं करना चाह रहा, जो काम चाइना और अमेरिका ने मिल करके कर लिया है। तो जो चाइना वर्सेस अमेरिका की बातचीत थी, क्या अमेरिका की नीति में यह परिवर्तन है कि चाइना के साथ रहते हुए, साथ चलते हुए, उनको साथ रखते हुए नजर आए? और ऐसे में भारत और चाइना के इक्वेशन कैसे बनते हैं अब? नहीं, मैं क्लाइमेट चेंज इशू पे अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आजकल के विश्व पटल पर ये नई स्थिति बन गई है कि द्विपक्षीय मसले और बहुपक्षीय ये साथ साथ चलते हैं, और वैश्वीकरण के इस फेज़ में जो आर्थिक मसले हैं वो सामरिक मसलों के साथ में भी मिल जाते हैं। तो जैसे आपने बात करी है कि रूस के 4 वॉरशिप्स वहाँ पहुँच गए हैं एक्सरसाइजेज़ के नाम से, तो वो भी चले हैं। इधर चीन ने भी जो है, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ में अपने आर्थिक संबंध बढ़ाने की बात की है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने खनिज पदार्थों को उस पर कंट्रोल रखने के लिए, खास करके जो समुद्र के हैं, तो वो अपने और दबाव भी डालते रहे अपने पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये सब नए हालात बन रहे हैं एशिया में, जबकि अमेरिका ने अपना एक पिवट की बात करी कि एशिया की तरफ ले जाएंगे, लेकिन उससे पूरा विश्वास नहीं हुआ एशिया के देशों को। वो सोचते हैं कि एशियन मुल्कों को साथ में मिलकर चलना होगा और भी जितने समीकरण बना सकते हैं और देशों के साथ में। तो इसलिए भारत को एक तो ये मौका मिला है कि सब देश अब देख रहे हैं कि चीन को अगर पीसफुल राइज उसका रखना है और एशिया का ड्रीम जो है वो भी पूरा होना है,
तो इसमें आवश्यक है कि भारत को पूरे तरीके से जोड़ा जाए। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाएगी मोदी साहब की कि प्रधानमंत्री होते ही उन्होंने पहले एशिया के मुल्कों को साथ में जोड़ा, अपने पड़ोसी देशों को पहले, और दूसरा अब ये मौका मिला है कि G20 की वजह से और आसियान समिट की वजह से कि वो सब एशिया के मुल्कों से और इंडो पैसिफिक के मुल्कों से मिल रहे हैं। वहाँ पे भारत का जो है अपना वो प्रॉमिस दे रहे हैं कि पूरे तरीके से हम सब तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी वगैरह सब उनके साथ बढ़ाएंगे। जहाँ तक कि आपने बात करी है फूड सिक्योरिटी की भी, एक तो भारत ने हमेशा से कहा है कि हम ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो विकासशील देशों के जो उनके चिंताएं होती हैं उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो कुछ उनको ऐसा लग रहा था जब से मोदी सरकार पावर में आई थी कि विकासशील देशों के जो कंसर्न्स थे वो दरकिनार हो रहे थे, और जो 4 साल का पीरियड उन्होंने दिया था कि भारत को इस समय जो है अपने जो भी वो सब्सिडीज़ देते हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए या दूसरे अलाउड परमिसिबल उसमें सब डाल देना चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़रूरी है कि जहाँ बहुपक्षीय बातें हो रही हैं, चाहे WTO में हो चाहे क्लाइमेट चेंज पर हो, कि हर तरीके से सब देशों के इंटरेस्ट को लिया जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के बारे में खाली यही कहना चाहूँगा कि भारत के जो चिंताएं हैं वो भारत की जनता जो 150 करोड़ से ज़्यादा है उनकी सोचने की बात है कि उनके लिए क्या और उनके पक्ष में होना चाहिए। और चीन ने और अमेरिका ने अभी तक जिस प्रकार से क्लाइमेट के डिस्टॉर्शन करा है, अपने पुराने अमेरिका के केस और विकसित देशों के केस में अपने पिछले कई डेकेड से वो जो है लगातार ये चल रहा है। तो जो एक कहा जाए कि कार्बन सिंक बना दिया है उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को। चीन ने पिछले कुछ ही सालों के अंदर इतने ज़बरदस्त करीब हर हफ्ते एक नया कोल बेस्ड प्लांट लग रहा था वहाँ पर जी। तो अब उन्होंने कोई प्रोमिसेस करे हैं कि 2025 में 2025 में या 2026 में जाके कुछ करेंगे, वो भी टारगेट्स हैं। भारत टारगेट्स के अगेंस्ट नहीं है। भारत खुद चाहता है कि जो भी उनके नीड्स हैं अगर वो पूरी हो जाती हैं उसके बाद में ज़रूर उनको भी नई टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के लिए उनको मदद मिलनी चाहिए। और जो नए R&D के क्षेत्र में अगर कोऑपरेशन हम कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। जी बिल्कुल। आइए अब यहाँ शामिल करते हैं गेटवे हाउस के अक्षय माथुर को। अक्षय, G20 के संदर्भ में इस बात को कैसे समझा जाए कि WTO के रास्ते में एक बड़ी रुकावट अगर दूर हो गई है और यहाँ पर ग्रोथ और जॉब की बात G20 में जब होनी है तो इस एजेंडा को कहीं रशिया के साथ जो बातें चल रही हैं, पूरी दुनिया को वो जो चैलेंज करने के मूड में है, वॉरशिप लेकर के आसपास पे पहुंच करके जो माहौल क्रिएट कर रहा है, उससे G20 की बात तब डिरेल तो नहीं हो जाएगी जब ग्लोबल ग्रोथ एक बहुत ही सीरियस चैलेंज के तौर पर सामने खड़ा है। देखिए, रशिया ने जो माहौल क्रिएट किया है वो उस पे तो ऑस्ट्रेलिया ही बेस्ट पोजीशन पे है उसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन जहां तक ट्रेड की डील की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो डील हमने कर ली है, लेकिन जो डील हमने अभी बाकी है वो WTO बॉडी में अप्रूव होना बाकी है। एंड मान लीजिए अगर वो अप्रूव हो भी गई तो हमको उसका नेक्स्ट स्टेप सोचना है। अब तो G20 में जब मोदी जी जा रहे हैं, अब एटलीस्ट हम ये तो प्रूव कर सकते हैं कि हम ग्लोबल ट्रेड के खिलाफ नहीं हैं। हमारी पॉलिसीज जो एक्सटर्नल है, इंटरनल है, वो हम एक्सटर्नल फ्रंट पे निगोशिएट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बाकी डील्स में हमको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ट्रांस अटलांटिक एग्रीमेंट भी है, ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट भी है, RCEP भी है, एशिया पैसिफिक की भी अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने अनाउंस करी है। तो अब हमको ये कोई स्टेप ऐसा लेना पड़ेगा कि हम भी डिमांड करें कि इन बाकी ट्रेड डील्स में हमको शामिल किया जाए, क्योंकि अभी हम इन ट्रेड डील्स में शामिल नहीं हैं। जी बिल्कुल। जोशी जी, आपसे भी यही समझना चाहूंगा कि G20 में जहां पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हालांकि उसके बाद जो एक्शन प्लान है वो तो काफी बायलैटरल और दूसरे लेवल पे होता है, लेकिन क्या G20 इस वक्त सचमुच जो ग्लोबल ग्रोथ की समस्या है उसको ऐसा एड्रेस करने के लिए तैयार है, या माहौल ऐसा बना हुआ है क्या कि जहां से कुछ सॉलिड आउटकम आ सके और खास करके भारत के संदर्भ में और उसका फायदा हो सके हमको? जी जोशी जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो मैंने सवाल आपसे यह पूछा कि क्या जी
मेरा ख्याल है कि थोड़ा उनके साथ कुछ दिक्कत हो रही है। चलते हैं शशांक जी आप ही के पास ये सवाल लेकर के कि क्या G20 में अभी जो बाहर के दूसरे जो डिस्ट्रैक्शन आ गए हैं, इससे G20 के आउटकम को लेकर कोई बड़ी चिंता तो नहीं हो रही है? आपको लगता है कि G20 सचमुच कोई एक बड़ा प्लान लेकर के आएगा? क्योंकि सारी नजर इस बात पे है कि ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट चेंज पे क्या बोलता है, मेर्केल यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई नया थॉट प्रोसेस सामने रखती हैं कि नहीं रखती हैं, और अमेरिका कैसे ये मानता है कि ग्लोबल कॉमर्स को बढ़ाने के लिए सबको साथ मिलकर के काम करना है। नहीं, देखिए, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा तो खैर बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है विश्व के लिए, लेकिन इसमें तरह तरह के सवाल और उठते हैं। एक ये भी बात मानने की है कि G20 देशों के सामने कि जो नए ये शेल गैस की बात उठी है, उससे जो है शेल गैस को निकालने के लिए जिस प्रकार के टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है तो वो काफ़ी एटमॉस्फेयर को ख़राब भी करती है। लेकिन हमने देखा है कि विकसित देशों में जहाँ आजकल ये इस तरह का काफ़ी तरक्की की जा रही है शेल गैस के फील्ड में और गैस की प्राइसेस कम हुई हैं जी विश्व में, तो दूसरा उसको संभालने के लिए जो है ज़रूरी है कि एक पूरे तरीके से बात सोची जाए कि कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये जो इस समय यूरोप में हालात बने हुए हैं और मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, ये बहुत चिंता के कारण है। यूक्रेन में जो इस तरह के बने हुए हैं, तो रूस में और यूरोप के देशों में इस समय लगातार कठिनाइयाँ आ रही हैं। यूरोप कह रहा है कि रूस ने शायद अपने कुछ सोल्जर्स को भेजा है यूक्रेन में, रूस मना कर रहा है। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि G20 हालांकि ये आर्थिक फोरम है, लेकिन जब विश्व के नेता मिलते हैं तो उनको इन सब बातों पे भी चर्चा करनी होगी। तीसरा जो ये इस्लामिक कैलिफेट की बात उठी है, और ख़ासकर अब इंडिया के भारत के भी चारों तरफ वो कैलिफेट बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो ये सब बातें भी भारत को सीधा इसमें जोड़ देती है। जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, कि वहाँ पर जो है ये एरिया और इराक और सीरिया में ये इस्लामिक कैलिफेट बन रही है, और वो सोच रहे हैं कि ये रियल इस्लाम वो देंगे, बाकी अलकायदा वगैरह नहीं दे पाएंगे। तो ये रेडिकलाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, तो ये पुराने सिस्टम को, जो पुराने गवर्नमेंट्स हैं, कैसे उसको वो आपस में अपने नए समीकरण बना के चलेंगे। जी बिल्कुल। अभी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जोशी जी को अब मेरी आवाज़ साफ मिल रही होगी, बीच में थोड़ी सी खराबी थी। जोशी जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जाने के पहले प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि ब्लैक मनी का मुद्दा G20 पे उठाया जाएगा। ब्लैक मनी यहाँ पॉलिटिकली बहुत ही एक तरीके का मसालेदार विषय है, इसलिए लोग डिस्कस करते हैं। अगर उल्टा ही सवाल पूछूं, और वो ये कि ये एक डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, या आपको लगता है कि G20 के फोरम पर इसमें से इस बार कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट आउटकम निकल सकते हैं टैक्स अवॉइडेंस के इशू को लेकर के, जिससे कि काली कमाई को पकड़ा जा सके? मुझे लगता है, माफ करिएगा, अभी भी थोड़ी दिक्कत है, उनको आवाज मेरी नहीं मिल रही है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तब तक शायद इसको हम ठीक कर लेंगे, और आगे हम चर्चा करेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों पर क्या फोकस है और क्या आउटकम हो सकता है। छोटा सा ब्रेक। CNBC आवाज पर हम द इंडियन इंटरेस्ट शो में चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है म्यांमार, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिजी, यहां से क्या क्या आउटकम हो सकते हैं जो भारत के लिए बहुत अहम है। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं मनोज जोशी और इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर कॉमर्स के डायरेक्टर शरद चंद्र, गेटवे हाउस के अक्षय माथुर और पूर्व विदेश सचिव शशांक। मनोज जोशी जी, आपके पास आना चाहूँगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बातचीत होनी है, जो बायलैटरल बातचीत होनी है G20 के अलावा, उसमें क्या महत्वपूर्ण फोकस हम लोगों का है जिस पर हम नजर रखना चाहेंगे? बातें तो सारी होंगी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सब पर, लेकिन क्या है जो इमीडिएट आउटकम हमारे लिए जरूरी होगा? एक तो ऑस्ट्रेलिया जो है, हम समझते हैं कि बहुत छोटा मुल्क है क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत कम है, पर ऑस्ट्रेलिया का अगर आप GDP देखेंगे तो काफी विशाल है, काफी बड़ा है, मतलब हमारे रीजन में। और ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है, OECD कंट्री है, तो इसमें और एक कमोडिटी प्रोड्यूसर है। मतलब खासकर हमको जो इंटरेस्ट है वो तो न्यूक्लियर पे है और कोयले पे है।
ये दोनों हम वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी का जो मसला है उसको कुछ सुधरे। जहां तक कि सामरिक मामले हैं, स्ट्रेटेजिक मामले हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो है, हम लोग हमारे जो विचार हैं इनमें काफी जो है कॉन्ग्रुएंस है, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। और भविष्य में जो है मैं समझता हूं कि हमारे वैसे नेवल एक्सरसाइजेस तो होती हैं, पर भविष्य में हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ समझौता कर रहा है सोर्यू क्लास सबमरीन बनाने का, और हम भी एक सबमरीन प्रोग्राम बना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद भविष्य में हम भी उस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। ये जापान की जो सबमरीन है सोर्यू, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में सबसे आधुनिक मानी जाती है। और हमको ये नहीं भूलना होगा कि जहां तक कि इंडियन ओशन का सवाल है, तो दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन के मुल्क हैं, और हम दोनों क्या कहते हैं डेमोक्रेसी हैं, और हम चाहते हैं कि इस इलाके में स्थिरता हो और आर्थिक विकास हो। जी बिल्कुल। यहाँ शशांक जी आपको शामिल करूंगा। जो बात अभी जोशी जी ने कही कि हम लोगों के बीच में सबमरीन वगैरह के बनाने की बातें हो रही हैं, तो चूंकि एशिया में ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ये सारे लोकतांत्रिक देश हैं, जब इनमें बहुत ज्यादा दोस्ती गहरी बनेगी और चाइना से सबका अपना जैसा एंगेजमेंट रहेगा, तो चाइना के रिएक्शन को लेकर के क्या कुछ ऐसे कंसर्न हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? आवाज आ रही थी आते आते अपना। जी शशांक जी, अगर आप मुझे अभी सुन पा रहे हो, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मेरा सवाल यह था कि भारत की जब ऑस्ट्रेलिया और जापान से दोस्ती बढ़ेगी, एशिया के सारे लोकतांत्रिक देश शेयर्ड वैल्यूज पे एक साथ अगर आ रहे होंगे, ऐसे में चाइना के रिएक्शन को देखते हुए हमको क्या सावधानी रखने की जरूरत है? लगता है यहां भी आज कुछ बदकिस्मती से ऑडियो प्रॉब्लम बड़ी आ गई है। अक्षय के पास आए, उसके पहले हम चलते हैं शरद चंद्रा के पास, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर हैं। शरद चंद्रा साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही होगा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या क्या बड़े ऐलान इस बार हो सकते हैं? You see, we have no major political issues between India and Australia. The focus will be entirely on trade. The trade, there are three major aspects. First is that the trade is significantly in Australia's favor. There's a $15 billion trade, out of which $13 billion is in export of Australia to India, and only $2 billion from India to Australia. So we are trying to get a level playing field. We import a lot of coal, gold and copper from Australia. We export some textiles, some leather varieties and gems and jewelries. But that quantity is not sufficient to match the import from Australia. That's the first issue. This is the one issue. Mr. Modi will be talking to the Australian Trade Minister and the Prime Minister to ask for a level playing field, so ask Australia to import more of our products from India. Secondly, there's a shift from in the trade from commodities like coal and gold and copper to services. From India's side, information technology is very important, and business process outsourcing. From Australia's side, it is education and tourism are important. So there we are far more equal. The level playing field is much greater when it comes to services. So we would like to stabilize. The third aspect for Indo-Australian trade is opening of Australia for skill migration from India, because Australia is a short of labor. India has plenty of labor to export to. We have done this exercise in Middle East and found that all the region from Abu Dhabi to Amman has developed through the migration of Indian labor. So we will be asking for opening up the Australian immigration laws to admit more Indian laborers to Australia, not on a permanent basis, but on a short period now. बिल्कुल। And I feel, yeah, sure. जी अक्षय, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि छोटा देश है लेकिन बहुत बड़ी जीडीपी है, ऐसे में एक्सपोर्ट के नाते हम उनके लिए चौथे पांचवें, वहां से जो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ होता है, चौथे पांचवें नंबर के पार्टनर हैं। हम बहुत कम यहां से एक्सपोर्ट कर पाते हैं उसमें आपको लगता है कि ये मैन पावर एक्सपोर्ट के लिए हम इतने प्रिपेयर्ड हैं? ऑस्ट्रेलिया को जैसे स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी और हम दोनों के बीच में रिश्तों को बढ़ाने में ये सबसे बड़ा पुल होगा?
बहुत मुश्किल है संजय जी। मैन पावर, लेबर, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स तो फिर भी शायद आसान है, लेकिन यूजुअली जो ट्रेजेक्ट्री रहती है दो देशों को रिलेशनशिप डेवलप करने में, उसमें पहले गुड्स आता है, गुड्स के बाद सर्विसेज, और सर्विसेज में भी मैन पावर लास्ट में रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाई स्किल लेबर इंडिया से नहीं लेना चाहेंगे। आपको ये भी शायद ध्यान होगा कि जब 10-15 साल पहले जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों ही देश ऐसे थे जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था इंडिया के साथ। ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स इतने ख़राब हो गए थे कि कोई विजिट्स ही नहीं हो रही थी और बातचीत नहीं हो रही थी। अब देखिए आज 2014 में दोनों ही जापान कहाँ पहुँच गया। जापान के साथ रिलेशनशिप इतनी डीप है हमारी कि अमेरिका से भी डीपर रिलेशनशिप मानी जाती है कई तौर पे। तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ खाली मैन पावर या माइंस ही नहीं है, बल्कि हमें स्मार्ट सिटीज़ पे भी एंगेजमेंट मिल सकता है। और वो शायद मोदी जी ने हिंट भी किया है कि हम अगर उनका 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का प्लान है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल शामिल हो सकता है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी हम अभी तक खाली जापान और शायद US के साथ बात करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ वो बातचीत नहीं हुई। और एक और बात ध्यान रखिए कि उसके आगे हम फिजी भी जा रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट देश है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिजी की महत्ता इसलिए भी ज़्यादा है कि भारतीय लोगों से जुड़ा हुआ एक देश है, और जो PIO वगैरह का मसला है उसमें मोदी जी एक जो ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं अपनी ग्लोबल लीडरशिप का, उसमें फिजी या मॉरिशस या गुयाना ऐसे देश बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। आखिरी वक्त की चूंकि कमी है तो आखिरी सवाल शशांक जी मैं आपके पास लेकर के आऊँगा इस चर्चा को एक प्रकार का रैपअप देने के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया का महत्व हमारे लिए क्या है, खास करके तब जैसे ही हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं या स्ट्रेटजिक अफेयर्स की बात करते हैं तो जाहिर है कि चाइना के कान खड़े हो जाते होंगे। तो क्या एशिया में दरअसल अब जो ये जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये जो तीन लोग हैं, ये एक ऐसी त्रिमूर्ति बनाएंगे जो एशिया का जो एक बैलेंस है उसको बदल पाएगा, और चाइना फिर इस पर कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, बीच में एक बार बात उठी थी कि एक डेमोक्रेटिक डायमंड बनना चाहिए जिसमें कि एशिया से जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत और अमेरिका 4 देश मिलकर डेमोक्रेसी के प्रमोशन के लिए रेगुलरली इंटरेक्ट करें गवर्नमेंट लेवल पे। चीन ने थोड़ा सा इसके बारे में अपना डिस्प्लेजर जब जाहिर किया तो ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बड़े स्पेशल टाइप के संबंध रहे हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ के चाहता है कि भारत के साथ में भी उसके संबंध उतने ही प्रगाढ़ हों जिस प्रकार से चीन के साथ में है। तो इसमें यह भी बात हमको जाननी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ, यानी इंडियन ओशन जो हमारा रिम एसोसिएशन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है, दूसरी तरफ पैसिफिक कंट्रीज़ जो है, प्रशांत महासागर के जो द्वीप समूह हैं उसमें फिजी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो एक प्रकार से अगर भारत जो है इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक ओशन जिसको कहा जाता है वहाँ पे अपना एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है हर तरीके से, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ में पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी रहेगी। तो इसमें मैं कहूँगा कि भारत की जो वैल्यू सिस्टम है, भारतवंशियों के द्वारा वो हर देश द्वीपों में फैलाया गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में। तो मेरे ख्याल से वो एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के पास पार्टनरशिप इन सब बातों में बहुत अच्छी रहेगी, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया हमको सप्लाई करता रहा है $13 बिलियन के करीब और आगे बढ़ाना चाहता है ऊर्जा के, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे गैस हो और यूरेनियम हो, और इसी प्रकार से अगर और शिक्षा के क्षेत्र में या हाई टेक्नोलॉजी, अर्थ को एक रेजिस्टेंट टाइप की टेक्नोलॉजी हो, स्किल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए हो, तो इन सब चीज़ों में ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ये तरह का अगर एग्रीमेंट हो जाता है कि जितना पैसा अगर मान लिया हम उनको दे रहे हैं तो करीब करीब उतना ही पैसा या तो वो ऑस्ट्रेलिया भारत में किसी तरीके से इन्वेस्ट कर सके या उसमें प्रोड्यूस कर सके भारत जो है उनके टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन करने के बाद में। तो मेरे ख्याल से फिर विन विन सिचुएशन ये बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे बहुत लोग भारत से भी पहुँचे हैं और भारतवंशी फिजी से भी बहुत लोग पहुँचे हुए हैं। तो एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया एक केंद्र बना हुआ है अमेरिका की तरह से भारतीयों और भारतवंशियों के लिए। तो मेरे ख्याल से मैसेज जो मोदी साहब का जाएगा ये
30,000 के करीब लोगों के सामने ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठी। ये बहुत ही अहम बात आपने अंडरलाइन की है कि अमेरिका के बाद अगर भारत का जो एक इंद्रधनुषी रिश्ता है दुनिया में, उसको बताने और बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ही क्रिटिकल देश है, क्योंकि भारत वंशियों का जुड़ाव उससे बहुत ज्यादा है। चूंकि नरेंद्र मोदी जब दौरे करते हैं तो जाहिर है कि उसमें एक कलर और एक फन भी रहता है। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया में एक नहीं, स्टेडियम लेवल के 2 समारोह हो रहे होंगे, G20 के अलावा और बायलैटरल के अलावा। उस पर भी हम आपको खबरें बताते रहेंगे। लेकिन ये समीक्षा की चर्चा थी जो हमने अपने विशेषज्ञों से की। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।